नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस राइट्स इशू के बारे में। तो दोस्तों, इसके पहले रिलायंस के रिस्पेक्ट में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लगभग 3 वीडियोस बनाए हैं। सबसे पहले मैंने 25 मार्च को रात को 2 बजे अपलोड किया था, ये बताने के लिए कि फेसबुक वाला कोई डील हो सकता है। देन उसी दिन शाम को मैंने फिर से एक वीडियो बनाया जहां पर मैंने एक प्रकार से सजेशन दिया था कि आप रिलायंस को उस पर्टिकुलर प्राइस जब वो करीब चल रहा था तब उसे लेना चाहिए। एंड हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने वहां पर उसके शेयर्स को लिया एंड अभी जो है 1400 सवा 1400 के बीच में उसको बेच भी दिया। और दोस्तों, इसी बीच जो है आप देखेंगे लॉकडाउन आ गया, कोविड-19 आ गया, रिलायंस के कुछ बिजनेसेस में इफेक्ट पड़ा, पर्टिकुलरली रिफाइनिंग बिजनेस के अंदर में उन्होंने 4 to 6 7 करोड़ रुपीस का एक नॉन कैश इन्वेंट्री लॉस बुक किया। और साथ ही आप देखेंगे उनका Q4 का रिजल्ट भी आ गया जो कि एक्सपेक्टेशन से जो है कम आया। 6348 करोड़ रुपीस का उनका जो है रिजल्ट आया प्रॉफिट्स के टर्म्स में। एंड आप देखेंगे दोस्तों कि वहां पे कुछ जो है आपको टर्नओवर भी कम होते हुए दिखा इनके रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस के अंदर में। वहीं दोस्तों, दूसरी जगह आपने देखा होगा कि इनके रिटेल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जियो ने खासकर जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये सभी चीजें जो है हम लोग सबको जो है नजरिए में लेंगे और देखेंगे कि रिलायंस राइट्स इशू के अंदर में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना फायदा हो सकता है, फायदेमंद है भी कि नहीं, ये इसके अंदर में जो है क्या लोगों का कहना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने अपने कम्युनिटी पोल्स किए थे, तो कम्युनिटी पोल्स के जो है रिजल्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कैन रिलायंस राइट इशू फेल, जहाँ पे 80% लोगों ने कहा है कि इसका प्राइस बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं, तो ये आपको वीडियो के एंड पार्ट में मिलेगा। दोस्तों, सेकंड जो है मैंने इसमें ऑप्शन दिया था दैट वाज नो, मैनेजमेंट मस्ट हैव टेकन FII DIIs इन कॉन्फिडेंस बिफोर अनाउंसमेंट। तो 20% लोगों ने जो है इसके बारे में कहा है कि ये इस तरह का जो है फेल्यूर नहीं हो सकता। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है एवरीबडी, हर इंसान यह सोचता है कि इस समय किसी भी तरह का इशू नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों रिलायंस ने मेगा राइट इशू लाया है, तो यहाँ पे जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो प्रमोटर्स लेंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या मैनेजमेंट अनशेकन बिलीव के साथ में यहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन कि यहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा फेथ है कंपनी के अंदर में और मैनेजमेंट इसको पास करना चाहता है इन्वेस्टर्स को, तो ऐसा बहुत कम लोगों का मानना था 28%। और दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन था जहाँ 72% वोटिंग आई है, वहाँ पर लोगों का मानना है कि प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स को चीट करना चाहते हैं गुड न्यूज़ देकर। दोस्तों, आप समझ सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन से मेजॉरिटी जो है खुश नहीं है राइट इशू को लेकर। तो हम लोग जो है इसको पूरी तरह से एनालाइज करेंगे सभी तरीके से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि रिलायंस में किस तरह का न्यूज फ्लो रहा है। तो सबसे पहले अगस्त 2019 के अंदर में AGM में खुद मुकेश अंबानी अनाउंस करते हैं कि वी इंटेंड टू बिकम जीरो डेट कंपनी विद इन 18 मंथ। सेकेंड न्यूज आती है दोस्तों, उसी दौरान जो है अपने मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि वो सऊदी अरामको एंड BP ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ इसके लिए करार करने वाले हैं। देन उसके बाद दोस्तों नवंबर 28 को इन्हीं न्यूज के चलते, क्योंकि माहौल काफी अच्छा था, तो वहां पर जो है रिलायंस का शेयर 1581 रुपए टच हो जाता है और ये देश की पहली ऐसी कंपनी बन जाती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ के ऊपर होता है। इसके बाद ये 1600 के स्तर को भी जो है आगे पहुंचा देती है। जनवरी 2020 के अंदर में रिलायंस अपना सबसे बड़ा वाला जो है क्वार्टरली प्रॉफिट बुक करती है। Q3 FY20 के अंदर में जो रहता है 11,640 करोड़। और उसके बाद दोस्तों Q3 FY20 के अंदर में दिखता है हम लोगों के एनर्जी बिजनेस जो है वीक मार्जिन है, डिमांड वहां पर जो है कम हुई है, लेकिन रिलायंस के जियो और रिटेल जो है बहुत ही जूम कर रहे हैं। Q4 FY20 के अंदर में कोविड-19 का इफेक्ट दिखता है पेट्रोकेमिकल्स पे, गैस पर, ऑयल पर, रिफाइनिंग बिजनेस पे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आप देखेंगे रिटेल एंड जियो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया रहता है। तो दोस्तों और न्यूज आती है Q4 FY20 के अंदर में, तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो 40% Q on Q सिक्वेंशियल बेसिस पे कम हो जाता है, 6348 करोड़ पे हो जाता है। FY20 जो है इसमें FY19 के मुकाबले ज्यादा अच्छे फ्री कैश फ्लोज दिखते हैं। इसके लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं मेरा Q4 FY20 का एनालिसिस रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का। और दोस्तों साथ ही साथ उसमें एक नया बिजनेस सेगमेंट जो है कंपनी आइडेंटिफाई करके देती है, उसका नाम दिया जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों पेट्रोकेमिकल, ऑयल, गैस, रिटेल जो है इसका सबड्यू परफॉर्मेंस यानी कि पूरी
आशंका है FY21 के अंदर में। लेकिन दोस्तों कई लोगों का कहना है कि जियो जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है, कैश फ्लो जो है वो वीक होने की बात कही जा रही है, लेकिन जियो में काफी अच्छा था दोस्तों। इन केस ऑफ FY21 भी वो अच्छा रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर हम बात करें कि जियो मार्ट की, तो जियो मार्ट, पहला जियो मार्ट लाइव हो गया है कल्याण के अंदर में, और बोर्ड ने अप्रूव किया दोस्तों रिलायंस के राइट्स इशू को। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद आप देखेंगे जिस तरह से फेसबुक का न्यूज आया था, उसके बाद में 60% तक जो है 52 वीक लो से जो है रिलायंस का शेयर आगे बढ़ा है। और दोस्तों साथ देखिए व्हाट रिलायंस हैज प्रूव्ड सो फॉर बाय द रिटेल जियो एंड एफबी डील, तो इससे ये समझ में आता है कि सबसे पहले रिलायंस के पास में एक बड़ा लार्ज डिस्ट्रप्शन कैपेबिलिटी है जो दूसरी कंपनीज के पास में इंडिया में नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, और इस तरह से वो इनविंसिबल मोड बना सकते हैं, जो भी किसी भी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ दोस्तों रिलायंस की जो टैगलाइन है ग्रोथ इज लाइफ, उसको उन्होंने पूरी तरह से प्रूव किया है। अगर आप जियो में देखते हैं तो यस ग्रोथ इज लाइफ, अगर रिटेल में आप देखते हैं तो ग्रोथ इज लाइफ। और दोस्तों चैलेंजेस ये रहेंगे कि इस पीरियड के दौरान पैंडेमिक चल रहा है, जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ही स्लो हो गई है, तो ऐसे केस के अंदर में यहां से सेल आउट करना, यहां से जो है गुजर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हर कंपनी के लिए, इट्स नॉट जस्ट विद रिलायंस बट विद ऑल द कंपनीज, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में है। ऐसा कहीं पर भी किसी भी देश के अंदर में ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी वाली लहर जो है तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस के अंदर में इस पीरियड को जो है क्रॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इनके नए बिजनेस सेगमेंट की, जो इन्होंने आइडेंटिफाई करके दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में, जिसका नाम रखा है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोस्तों उसमें FY19 में बताया कि इनका टोटल रेवेन्यू 250 करोड़ था, 233 करोड़ का इबिटा यहां से आया है। FY20 के अंदर में आप देखेंगे 37% का मार्जिन दिखाया गया है। यहाँ पे हम मार्जिन को पूरा करेक्ट नहीं ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन वगैरह जो है अकाउंटिंग में इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखता है। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में हम यहाँ पे समझे हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अपने पांव रहे हैं। लेकिन दोस्तों दो और चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पीरामल एंटरप्राइज ने यह कहा था कि वो किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ में माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के अंदर में जो है बड़ा जाल क्रिएट करने वाले हैं, बड़ा जो है एक बिजनेस क्रिएट करने वाले हैं। तो ऐसे केस के अंदर में अगर आप पीरामल और अंबानी के रिलेशन को समझेंगे तो ईशा अंबानी जो है पीरामल ग्रुप के किसी सदस्य के साथ में जो है उनकी शादी हुई है, उनका नाम है दोस्तों आनंद पीरामल। तो ऐसे केस के अंदर में डील होने का जो है पूरा संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं राइट्स इशू की, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले राइट्स इशू क्या होता है तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक रेशियो के हिसाब से शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट किया जाता है। अब दोस्तों क्यों कोई भी बंदा जो है कंपनी से फिर से शेयर्स खरीदेगा जब वो मार्केट से खरीद सकता है, तो इस केस के अंदर में कंपनी जो है उसे एक डिस्काउंट देती है कि भाई ठीक है 1000 रुपए मार्केट में रेट चल रहा है तो तू हमसे 800 रुपए में शेयर खरीद ले। अब ऐसे केस के अंदर में शेयर होल्डर जो है शेयर खरीदता है ये एक्सपेक्टेशन के साथ में कि उसको सस्ते में मिलेगा, बाद में उसको महंगे में बेच देगा। अब दोस्तों कंपनी ऐसा क्यों करती है? बिकॉज कंपनी उसको कैश की जरूरत है, उसको हो सकता है फ्यूचर एक्सपांशन करना हो, या फिर हो सकता है कि उसको अपना डेट चुकाना हो। तो रिलायंस के केस में सिंपल सी बात है, इनको अपना डेट चुकाना है, लिक्विडिटी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसीलिए रिलायंस अपनी खुद की हिस्ट्री का और इंडिया की हिस्ट्री का भी एक सबसे बड़ा राइट्स इशू ला रही है, जो है 53,125 करोड़ का, और इसमें हर 15 शेयर्स होल्ड करने वाले बंदे को एक शेयर यानी कि एक राइट शेयर खरीदने का जो है मौका मिलेगा। और रिलायंस पिछले 3 दशकों में पहली बार जो है ये अपना इशू लेकर आई है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कितना फायदा आपको हो सकता है कि अगर आप अप्लाई करते हैं रिलायंस के इस राइट्स इशू के अंदर में। तो अगर आप नए इन्वेस्टर है, आपके पास में एक भी शेयर नहीं है, और क्योंकि रिकॉर्ड डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, कुछ समय के बाद में डिक्लेयर की जाएगी, तो ऐसे केस के अंदर में अगर आप 15 शेयर्स खरीदते हैं जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 1466 रुपीज का, तो उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बनता है 21,990 रुपीज का। और अगर आप ऐसा करते हैं देन अप्लाई करते हैं रिलायंस के शेयर्स के लिए, तो आपको एक शेयर मिलेगा हर 15 शेयर्स के पीछे। तो दोस्तों वो आपको मिलता है 1257 का, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 23,250 रुपीज के आसपास। और दोस्तों आपको इसमें प्रॉफिट होता है 209 रुपए प्रति शेयर के अंदर में, यानी कि परसेंटेज वाइज आपका प्रॉफिट रहेगा सिर्फ 0.9%। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में कोई नया
नया इन्वेस्टर है इस प्राइस पर शेयर को खरीद रहा है और उसको लगता है कि आगे चल के इसका प्राइस जो है इतना ही रहने वाला है, तो ऐसे केस के अंदर में 1% के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जा सकता कि इस शेयर को खरीदा जाए। अगर दोस्तों हम लोग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं जिसने वो वीडियो देखकर 850 के लेवल पर जो है शेयर को खरीदा होगा, दोस्तों बात करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कि 850 वगैरह पर उसने एंट्री लिया था क्योंकि उस समय जो है मार्केट गिरा हुआ था, वहां पे अपॉर्चुनिटीज ने ग्रैब की। तो ऐसे केस के अंदर में 1466 जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो ऐसे केस के अंदर में इफ ही इज बुलिश यानी कि उसको लगता है कि 1466 से जो है इसका रेट ज्यादा जा सकता है, तो ये बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। उसको 1257 रुपीज में शेयर मिलेगा। तो एवरेज कॉस्ट उसका जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन स्टिल वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स के अंदर में यहाँ पर रहने वाला है। सपोज उसके पास में 150 शेयर्स है तो वो बंदा 10 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर वो बुलिश है, अगर उसको लगता है कि 1257 के नीचे रेट नहीं आएगा तो भी वो जो है फायदे में रहे, बिकॉज काफी सारे लोगों का कहना है कि हो सकता है कि 1257 के नीचे रेट्स ना आए बल्कि वहां आकर टच करके जो है वापस बढ़ने शुरू है। वैसे जब भी दोस्तों राइट्स इशू आता है तो ऐसे केस के अंदर में नंबर ऑफ द शेयर्स जो है मार्केट के अंदर में उस कंपनी के बढ़ जाते हैं, मतलब राइट इशू के बाद में जो है बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पहले से इक्विटी डाइल्यूट हो गया है, नंबर ऑफ द शेयर्स बढ़ जाते हैं तो शेयर का रेट कम आता है। ये थ्योरेटिकली जो है चीजें होती है, लेकिन दोस्तों इस राइट्स इशू को आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। पहली बात तो आप जान लीजिए कि राइट्स इशू के जो आपको पैसे हैं ये आपको एक साथ पूरे के पूरे नहीं देने हैं। आपने समझिए आपके पास 15 शेयर थे, आपने एक राइट शेयर के लिए अप्लाई किया तो 1257 रुपीज देने हैं, लेकिन दोस्तों उस 1257 का 25% आपको जो है देना पड़ेगा। उसके बाद में कॉल्स करेगी कंपनी तो थोड़ा थोड़ा करके जो है आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, यानी कि एक साथ आपको पैसा नहीं देना है। आप समझिए दोस्तों कि इस बार जो है कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर ली, उसके बाद में 25% आप लोगों से ले लिए एंड उसके बाद में कुछ 3 महीने के बाद में पहला कॉल किया, उसके 3 महीने बाद में कुछ कॉल किया, तो ऐसे केस में जो है शेयर का रेट बढ़ सकता है, तो 1466 से ऊपर जा सकता है। और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस बोल रहे हैं कि इसका रेट हो सकता है 1600 1800 इसका रेट आ सकता है, तो ऐसा कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या अनाउंसमेंट किया है, तो इन्होंने कहा है इनके प्रमोटर्स पूरे फुल राइट्स शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब जितनी उनकी एलिजिबिलिटी बनती है वो पूरे शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं, किसी को नहीं छोड़ने वाले। और एक बहुत ही ज्यादा जो है पॉजिटिव संकेत मिलता है क्योंकि इनका अनशेकन बिलीफ है अपनी कंपनी के अंदर में। तो दोस्तों इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो अनसब्सक्राइब पोर्शन रहेगा वो भी प्रमोटर्स खरीदेंगे, तो इससे जो है इनका कॉन्फिडेंस लगता है। इसी कॉन्फिडेंस को, इसी साइकोलॉजी को, इसी फिजियोलॉजी को जो है मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप के दौरान आपको जो है दिखाना चाहूंगा। We ended the last year with a net debt of 1,54,478 crores. We have a very clear roadmap to becoming a zero net debt company within the next 18 months. That is by 31st March 2021. Our transactions with Saudi Aramco and BP will create win-win relationships, generating significant strategic value for our partners. We expect to complete these transactions within this financial year. The commitments from these two transactions are about 1.1 lakh crores. We have received strong interest from strategic and financial investors in our consumer businesses, Jio and Reliance Retail. We will induct leading global partners in these businesses in the next few quarters and move towards listing of both these companies within the next 5 years. We will also evaluate value unlocking opportunities for our real estate and financial investments. With these initiatives, I have no doubt that your company will have one of the strongest balance sheets, not only in India, but in the world.
दोस्तों इस वीडियो क्लिप के अंदर में आपने देखा होगा किस तरह से वो कॉन्फिडेंट थे, किस तरह की चमक उनके चेहरे में थी, और खासकर आपने नीता अंबानी को देखा होगा कि सबसे ज्यादा तालियां बजाई और सबसे आखिरी तक बजाई उन्होंने। दोस्तों अब बात करते हैं कि मंडे 4 तारीख को क्या होने वाला है। तो 4 तारीख को आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि एक्ससीएक्स निफ्टी जो है वो 8% डाउन रहा है। ऐसे में पूरे चांसेस हो सकते हैं कि रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग हो, उसका शेयर नीचे आ सकता है। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ले तो यहां पर जो है मार्केट भी नीचे लेवल्स पे आ सकता है कि हो सकता है कि मार्केट 8,500 के लेवल्स पर आए। वहीं जियो के वैल्यूएशन की बात करते हैं दोस्तों, तो जियो के वैल्यूएशन को जो है फेसबुक डील के अंदर में बताया गया है कि 4.62 लाख करोड़ रुपीस का है। और अगर आप अभी के मार्केट कैप देखेंगे रिलायंस के तो 9 लाख करोड़ रुपए का है। आप समझिए दोस्तों 9 लाख करोड़ रुपए में से अगर आप 4.5 लाख करोड़ रुपए निकाल देते तो बाकी बचे हुए 4.5 लाख के अंदर में उनका पेट्रोकेमिकल, ऑयल, गैस, उनके एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, उनका रिटेल सब बिजनेस समा जाता है। तो इनकी बोरिंग की बात करें तो इनकी बोरिंग 2 लाख करोड़ की है लॉन्ग टर्म, और अगर एडजस्टेड बोरिंग्स की बात करें तो ये लगभग आती है 3 लाख करोड़ रुपए की। दोस्तों हम लोग रिलायंस के मार्केट कैप की बात करते हैं तो आप समय टू समय देख सकते हैं कि इनका मार्केट कैप कैसा बढ़ा है। तो अक्टूबर 29, 2007 के अंदर में इनका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आप देख सकते हैं 2017 10 साल के बाद में इनका मार्केट कैप जो है 5,15,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। तो दोस्तों ये इसका मतलब ये है कि लगभग 10 साल तक जो है इन्होंने कुछ खास मार्केट कैप में एडिशन नहीं किया, लेकिन उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक आप देखेंगे नवंबर 2019 में 10 लाख करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप पहुंचा। तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि इन्होंने पिछले 3 साल के अंदर में अपने फर्म की वैल्यू, अपने बिजनेस की वैल्यू, अपने जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन को डबल किया। अब दोस्तों बहुत ही लेमैन लैंग्वेज के अंदर में मैं जो है आपसे कहूंगा कि थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या होगी रिलायंस की वैल्यू अगर उसमें से जियो निकाल दिया जाए, क्या होगी रिलायंस की वैल्यू अगर उसमें से जियो भी निकाल दिया जाए और रिटेल भी निकाल दिया जाए, क्या होगी उसकी वैल्यू कि अगर उसमें से जियो को भी निकाल दे, रिलायंस के रिटेल को भी निकाल दे, प्लस उसमें से उनके ग्रोथ इन द फाइनेंशियल सर्विसेज को भी निकाल दे, जो कि वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन है पीरामल के साथ में करने वाला। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सम ऑफ पार्ट्स एनालिसिस करते हैं तो कोर बिजनेस का जो वैल्यू दिखता है, बिकॉज पेट्रोकेमिकल्स में प्रॉब्लम जाएगा, डिमांड कम रहेगी, यहाँ पर जो है ज्यादा बिजनेस नहीं रहेगा, टर्नओवर कम होने की एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके हिसाब से कोर बिजनेस जो है वो इतना मजबूत नहीं दिखता है। लेकिन जियो और रिटेल जो है काफी मजबूत दिखते हैं। इवन ऐसा लग रहा है कि सबसे ऊपर जो है वैल्यूएशन बनता है जियो का, नेक्स्ट बनता है रिटेल का, और थर्ड बनता है इनके कोर बिजनेस जिसके अंदर में पेट्रोकेमिकल्स वगैरह आता है। और अभी तो हमने फाइनेंशियल सर्विसेज की ग्रोथ वगैरह को जो कंसीडर किया ही नहीं है, हमने विजन ही नहीं देखा है जियो मार्ट का क्या विजन है, किस स्केल कर वो उसको लेकर जाने वाला, किस तरह से फेसबुक के साथ में कोलैबोरेट करके वो लोग जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस मोड या फिर एक बहुत बड़ा जो है एक तरह का राजतंत्र यहाँ पे क्रिएट करने की सोच रहे हैं। तो उस विजन के बारे में जो है अभी इतना जो है समझ पाना, बोल पाना जो है बड़ा मुश्किल है। दोस्तों रिलायंस में इन्वेस्ट करना मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर इन्वेस्टिंग इन सम शेयर्स इन सम कंपनी और इन सम बिजनेस, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ विजन। और दोस्तों ये रिलायंस की हिस्ट्री रही है, आप धीरूभाई अंबानी को देख लीजिए, एक बार एक जगह पर फ्लड आता है और उनके पूरे प्लांट को जो है नुकसान पहुंचता है, तो वो 1000 से 2000 लोगों की टीम बनाते हैं, इंडिया से फॉरेन से जो है लोग आते हैं, और विद इन 21 डेज के अंदर में जिस तरह की वो लोग व्यवस्था करते हैं वो पूरा का पूरा प्लांट जो है वापस तैयार हो जाता है। और अगर आप जियो की बात करें तो जिस तरह से जियो ने डिस्टर्ब किया मार्केट के अंदर में, जिस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को बनाया, 40 करोड़ कस्टमर्स अपने साथ में जोड़े, इंडिया को एक डिजिटल वेव दे दी पूरी तरह से, मेरा बिल 3200 से जो है एकदम 200-500 रुपए पर कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी के पास में एक विजन है। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं रिलायंस को, अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कि बॉस मुझे राइट्स इशू के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे बड़ा सवाल आपको अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या आप उस विजन के लिए जो है पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर आप उस विजन के लिए पॉजिटिव नहीं है तो आप रिलायंस में बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप उस विजन के लिए पॉजिटिव है तो ही आप इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज यहां पर बाकी सभी चीजें, बाकी सारा एनालिसिस एक पैरालिसिस बन के रह जाएगा, और सिर्फ वो विजन का फेलियर या फिर सक्सेस जो है वही आपके इन्वेस्टमेंट को जो है अफेक्ट करने वाला है। दोस्तों यहां पर आपको यह समझना है कि क्या आप उनके विजन के साथ में है। अगर आप उनके विजन के साथ में है तो 5 साल के बाद में जो वो सोच रहे, जो उनके दिमाग में है, वैसा आपके शेयर प्राइस के साथ में होने वाला है। अगर आप उनके विजन के साथ में नहीं है तो आप शायद जो है घबरा जाएंगे, और इसके जब शेयर्स प्राइस नीचे आएंगे तो आप इसको छोड़ के चले जाएंगे। तो इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी और द शेयर्स, इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन द विजन। और मुझे जहां तक लग रहा है दोस्तों, इसके शेयर प्राइस नीचे आ जाए भले तो बहुत अच्छी बात है, तब उसको खरीदना
लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों राइट्स इशू की बात है, आप अप्लाई करें ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग 5 साल बाद 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी मेंटालिटी भी, आपका जो स्ट्रक्चर, आपका जी सोच है वो भी उनके सोच के साथ में मैच होनी चाहिए। कई लोग मुझे कह रहे थे कि राइट्स इशू जो है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो मैं आपको कहता हूं कि आप ऐसे रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा हूं इसलिए दूसरे भी नहीं करेंगे बिकॉज ये बेवकूफी वाला गेम है, सिर्फ 14% का रिटर्न है। नहीं दोस्तों, अगर रिलायंस ने ये तय किया है कि उनको राइट्स इशू लेकर आना है तो उसके पहले उन लोगों ने FIS से बात की होगी, DIS से बात की होगी, अपने पास में कैश जमा करके रखा होगा, तभी वो इस प्रकार का जो है राइट्स इशू लेकर आए हैं, अदरवाइज वो नहीं लेकर आते। दोस्तों आई होप आपको जो है ये बातें क्लियर होगी। यहाँ पर पूरा माइंडसेट का गेम है, पूरी तरह से साइकोलॉजी का गेम है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट साइकोलॉजी और रिलायंस की मैनेजमेंट, आज सोचिए मार्केट साइकोलॉजी और रिलायंस के मैनेजमेंट की साइकोलॉजी, ये जो है रिलायंस बहुत अच्छी तरह से मार्केट को समझता है, रिलायंस जो है मार्केट की नफ्स को समझता है। आप देखिए धीरू भाई अंबानी आए थे पब्लिक अपनी कंपनी को करने के लिए और उनके जरिए जो है लोगों तक बात पहुंची कि बॉस रिलायंस में पैसा डाला जा सकता है, और आप देखेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज को, फिजियोलॉजी को, तो उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी के लिए जो है हमेशा एग्रेसिवनेस, कंपनी के अंदर में जो हमेशा ग्रोथ वाली जो चीज़ रहती है वही आपको दिखाई देती है। अब दोस्तों ये आपके ऊपर में निर्णय है कि आप किस साइड के इन्वेस्टर हैं, आप में जो है एग्रेसिवनेस है कि आप में सस्टेन ग्रोथ या फिर सर्वाइवल वाली बातें हैं, उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों ये आपका डिसीजन रहेगा पूरी तरह से, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे आपको डिसीजन वैसे भी नहीं लेना चाहिए। मेरा बस काम था कि छोटा सा जो है आपको सिनॉप्सिस देने का कि मैं क्या सोच रहा हूं, और अगर मैंने यहाँ पे कुछ सोचा है तो उसके पीछे मैंने कुछ पढ़ा होगा, कुछ देखा होगा, कुछ हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसकी बेसिस पर मैं यहाँ बातें करता हूँ। दैट्स इट गाइस, आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।